आजकल के ज़माने में देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसी की सत्ता है। और ये बात सही भी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घरों में भी ऐसी राजनीति हो सकती है? आप कहेंगे घर में ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाई, कौशल्या के घर में तो यही होता है। राकेश, इस महीने भी तूने सिर्फ 20,000 रुपये ही दिए है घर खर्च के। रवि को देख, छोटा बेटा है इस घर का, फिर भी हर महीने 50,000 रुपये देता है। तेरे बाबूजी रिटायर हो गए, फिर भी उनकी पेंशन तुझसे ज़्यादा आती है। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, पर मेरा कारोबार आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। बस जैसे ही 1-2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मैं ज़्यादा खर्च दे दिया करूँगा माँ। कौशल्या, क्या तुम भी ये क्या लगा रखा है कम ज़्यादा? ठीक है ना, दोनों हमारे ही बेटे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है किसने ज़्यादा दिया किसने कम? फ़र्क कैसे नहीं पड़ता जी? अब जो पैसा ज़्यादा देगा उसी का पैसा भी तो ज़्यादा खर्च होगा ना इस घर में। आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती है, जिसका ज़्यादा घर खर्च उसी की उस घर में मानी जाती थी। अरे हमारा ज़माना अलग था और मेरी माँ ऐसा करती थी तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी वैसा ही करो, समझी? राकेश बेटा, कोई बात नहीं, जब तेरे पास ज़्यादा मुनाफा हो तब पैसे दे देना। हम सब घर में साथ हैं, है ना? मैं देख लूँगा घर खर्च। थैंक यू बाबूजी। हर महीने कौशल्या और करमचंद अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और उसी के हिसाब से महीने का बजट तैयार होता था। लेकिन कौशल्या की नज़रों में तो यही था कि जिस बेटे ने ज़्यादा घर खर्च दिया उसी का राज घर में चलना चाहिए। इसीलिए वो छोटे बेटे और बहू का कहना घर में ज़्यादा मानती थी, चाहे वो फिर कोई भी बात हो। अरे ज़रा तुम दोनों की लिस्ट तो बताना कि क्या क्या चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारे बाबूजी और मैं बाज़ार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। माँ जी, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये सारे क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब मुझे चाहिए था। और मुझे बस कुछ सामान चाहिए था, 2-4 चीज़ें ही हैं काम की, बस वही है। कविता, अगली बार भी तूने यही सब मंगवाया था ना, फिर ख़त्म हो गया? अरे इतने महंगा में ये सब पाउडर ला ली, तू क्या करेगी? ये सब मैं अगली बार ले आऊँगी, ठीक है? और वैसे भी इस बार के राकेश के पैसे तो बस बिल भरने में ही चले गए, कुछ हाथ तो आया नहीं। ठीक है माँ जी, तो मेरी भी कुछ ही चीज़ें लेकर आइएगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ले आऊँगी ना तेरी सारी चीज़ें। अरे सब लेकर आऊँगी। रवि इतने पैसे देता है घर में, उसकी बीवी की 1-2 चीज़ भी नहीं ला सकती क्या मैं? क्या सोचेगा वो? अरे मैं लेकर आऊँगी सारी चीज़ें। कविता बहू, यहाँ ला, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीज़ें। नहीं नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं था कि कौशल्या ने कविता के साथ ऐसा किया हो। इस घर में राकेश और कविता के साथ अक्सर ऐसा होता आता था। माँ, मैं और रिया सोच रहे थे कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ मनाली होकर आएँ। बहुत वक्त हो गया है, हम कहीं गए नहीं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूम कर आओ, तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा। कविता बहू, तुम दोनों भी कहीं आसपास घूम कर आओ। तुम दोनों कहीं नहीं गए इतने दिनों से। रिया और रवि तो फिर भी कई बार जाते रहते हैं। जाओ, तुम दोनों भी कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं, पहले ही राकेश घर में 20,000 देता है, अगर घूमने चले गए दोनों तो अगले महीने ये भी नहीं देगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रिया और रवि को जाने दो। हाँ बाबूजी, माँ सही तो कह रही हैं। अभी मुझे अपने व्यापार पे ध्यान देना है। एक बार ये प्रोजेक्ट्स पास हो जाए उसके बाद मैं आप दोनों को भी तीरथ पर भेजूंगा। अरे वो तो बात की बात है राकेश, पहले तो घर खर्च का तो बंदोबस्त कर ले। देख रवि को तुझसे छोटा है, फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है। अरे तू भी ये व्यापार छोड़ और कोई नौकरी कर ले। कौशल्या, नौकरी में तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं। व्यापार में आज मुनाफा नहीं, पर एक दिन देखना राकेश ज़रूर सफल होगा। हाँ, तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूँगी भी या नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में। तुम्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। राकेश को भी ये अफसोस था कि वो घर का बड़ा बेटा होकर इतना कम घर खर्च दे रहा था, जबकि घर का काफ़ी सारा खर्च रवि के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में रिया की तरफदारी ही करती हैं। मैं अगर कुछ सही भी कह दूँ उसे नज़रअंदाज किया जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
रवि हमेशा से मुझसे आगे रहा है। अगर आज देखा जाए तो घर का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा रवि के पैसों से ही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रवि पढ़ रहा था तब आपने अपनी सारी कमाई रवि की पढ़ाई में लगा दी थी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। आपका वो त्याग किसी को नहीं दिख रहा। अगर उस वक्त आपने अपने लिए बचा के रखा होता तो आपका व्यापार बहुत आगे होता। कविता, रवि मेरा छोटा भाई है। मैंने जो कुछ भी किया मैंने कभी उसका हिसाब नहीं रखा। पर माँ जी तो रख रही है ना, क्योंकि हम घर खर्च ज़्यादा नहीं देते इसलिए हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं करता। पर आपने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये कोई याद नहीं रखता। जब बाबूजी बीमार थे तब आपने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी थी, वो किसी को याद नहीं। अरे छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें, क्यों लेकर बैठी हो आप? क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि आपने अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचा है। फिर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। तुम चिंता मत करो, बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कविता को पता था कि उसके पति ने इस घर के लिए क्या क्या त्याग किए हैं, पर आज वो किसी को याद नहीं क्योंकि वो कम कमा रहा था। पर एक पत्नी के लिए बार बार पति का अपमान सहना मुश्किल होता है और कविता के साथ भी आज यही हुआ। अरे कविता बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, इनके लिए पनीर लेने जा रही हूँ। बहुत दिनों से इनका मन था खाने का। पनीर? कितना महंगा है जानती भी हो। रहने दो और कुछ बना दो। पर क्यों माँ जी? उस दिन रवि को खाना था पनीर और मशरूम तो आप इतना सारा ले आई थी। अरे रवि की बात और है? क्यों और है? क्योंकि 50,000 देता है घर खर्च। कविता, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज मैं ज़रूर बोलूँगी। कितने वक्त से देख रही हूँ घर खर्च लगा रखा है। अगर मेरे पति रवि की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते तो आज आपका ये बेटा कुछ नहीं होता। बाबूजी के इलाज में इन्होंने अपने व्यापार के पैसे डाल दिए, फिर भी आज हम दोनों को घर खर्च के लिए सुनाया जाता है। सुना था जिसके पास पैसे होते हैं उसी की सत्ता होती है। आपने तो अपने घर में ही राजनीति शुरू कर दी माँ जी। कविता बस करो। नहीं राकेश, कविता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। कौशल्या की आंखों पे जो घर खर्च का मोह लगा है वो उतरना जरूरी है। राकेश ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, पर तूने कभी उसे वो इज्जत नहीं दी। कविता भाभी सही कह रही हैं। आज मैं जो भी हूँ भैया के सपोर्ट की वजह से हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरा फर्ज था और तेरे उस फर्ज को मैंने कभी नहीं सराहा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अपनी सास की तरह बन गई थी। मुझे और तेरे बाबूजी को भी कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे देवर देवरानी को मिलती थी, और मैंने भी यही तुम्हारे साथ कर दिया, जबकि मुझे उस सब से सबक लेना चाहिए था। आप माफ़ी मत मांगिए माँ, और आपके लिए एक तोहफा है, अपना हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए 1 लाख। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पास हो गए, अब हम सब साथ में कहीं घूमने चलेंगे। ये हुई ना बात, अब देख तेरी माँ को कैसे रात को नींद आती है। क्या आप भी चुप रही है? शीला, जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, ससुराल में शीला अपनी सास कमला, ससुर जीवन और पति रजत के साथ रहती थी। शीला को हमेशा से ही बच्चे बड़े अच्छे लगते थे, जिस कारण उसने शादी के बाद बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया। अब शीला का 9वां महीना पूरा हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी। क्या ज़रूरत थी 4था बच्चा पैदा करने की? घर के इतने खर्च हैं, ऊपर से अब हॉस्पिटल का इतना सारा बिल। अरे रजत अकेले ये सब कैसे मैनेज करेगा? भगवान, चिंता ना करो, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, खुशियाँ मनाओ। हाँ माँ, अब चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रजत, आपको बेटा हुआ है। दैट्स ग्रेट। फिर कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल के कमरे में जाकर शीला और बच्चे से मिलते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वहीं अगली सुबह, दूध वाले भैया 4 लीटर दूध देना। 4 लीटर दूध क्यों बहू? मेरे बेटे को कंगाल करने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, घर में 4 बच्चे हैं, ऊपर से घर में 2 टाइम चाय बनती है। आपको दवाई के साथ दूध देना होता है, इनको रात में दूध लगता है, तो 4 लीटर दूध तो लगेगा ही ना। वैसे देखा जाए तो वो भी कम ही है।
फिर शीला दूध लेकर वहाँ से चली जाती है और वो किचन में काम कर रही थी कि उसकी बड़ी बेटी जो 5 साल की थी वहाँ आती है। माँ, मेरा स्कूल बैग लेना है, वो खराब हो गया है। हाँ बेटा, बस पापा की सैलरी आ जाने दे, फिर ले देती हूँ तुझे। ओके मम्मा। बहू, हमारी चाय कहाँ है? जी पापा जी, अभी लाई। लीजिए पापा जी। शीला अभी ससुर को चाय दे ही रही थी कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज़, जिससे शीला घबराकर कमरे में भागती है और देखती है कि फर्श पर फूलदान टूटी हुई बिखरी पड़ी है। पास ही उसका 3 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। ये कैसे हो गया? माँ ये टूट गया। तभी शीला बच्चे को गोद में उठा लेती है। एक और नुकसान। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। चलो बेटा, तुम दूध पीकर सो जाओ, मम्मा बाकी का काम कर लेती हैं। हाँ। फिर शीला कमरे की साफ सफाई करके घर के बाकी कामों में लग जाती है। तभी उसकी 2 साल की बच्ची रोने लगती है। अरे 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 गुड़िया रानी, रो मत बेटा, रो मत, भूख लगी है? बेबी को मैं अभी दूध ला के देती हूँ। तभी शीला को रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही वहाँ जाके देखती है तो रसोई में सारा दूध गिरा पड़ा था। ये बिल्ली ना, हाय मैया, अब दूसरा दूध लाना पड़ेगा। और वो फिर दूसरा दूध मंगाती है वहीं शाम को। जी सुनिए ना, पाउडर वाला दूध ला दो ना। क्या हुआ? 4 लीटर दूध तो ले रही हो रोज़, पाउडर वाला क्यों चाहिए अब? 4 लीटर दूध कम पड़ जाता है अब। शीला, मैं ही अकेला घर में कमाने वाला हूँ, सोच समझ के घर में चीज़ें मैनेज करो ना। रजत इतना कहकर सोने चला जाता है। वहीं शीला का सबसे छोटा बेटा रोने लगता है। अरे अब तुझे क्या हुआ, क्यों रो रहा है लाडले? शायद भूख लगी है। लेकिन ये क्या, बच्चा तो दूध भी नहीं पी रहा। भूख नहीं लगी तो क्यों रो रहा है? और ये इसका शरीर पीला क्यों पड़ रहा है? माँ जी देखो ना, इसे क्या हुआ, कभी से रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। बहू, इसका शरीर पीला पड़ रहा है, मुझे तो पीलिया के लक्षण नज़र आ रहे हैं। फिर वो डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का चेकअप कराते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर पीलिया के लक्षण है। अब ये शुरुआत है, दवाई देने पर ये ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, आपकी फ़ीस कितनी हुई? 2000। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। वहीं अगली सुबह, जी बच्चों का डायपर मंगाना था, ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगा, घर में कुछ कैश रखना, पे कर देना। ठीक है जी। वहीं दोपहर में घर की डोरबेल बजती है। कौन? मैम, ये आपका पार्सल, बच्चों के डायपर मंगाए थे ना, वही है। बहू, ये इतने बड़े बॉक्स में क्या है? माँ जी, तीनों बच्चों के डायपर हैं, वो सब अभी छोटे हैं ना, इसलिए। मैम, पेमेंट कर दो जल्दी से, मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। जी अभी लाई। कमरे में, ये तो 3000 ही है, अभी भी 500 कम है। माँ जी जल्दी पेमेंट करिए ना, देर हो रही है। अब हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। फिर सास शीला के पास आती है। बहू, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? माँ जी, 3500 का बिल है और मेरे पास सिर्फ 3000 ही है। एन मौके पर गड़बड़ करती है, मेरे पास भी शायद ही होंगे। फिर कमला जी अपने कमरे में जाकर 500 रुपये ढूंढने लगती है और कमरे में यहाँ वहाँ रखे पैसे इकट्ठा करती है। ये ले छुट्टे पैसे, कुल 450 हैं। 50 तो निकलेंगे मेरे पास। फिर शीला वो सारे पैसे एक थैली में भर के डिलीवरी बॉय को देती है। मैम, 3500 का बिल हुआ है, 35,000 का नहीं। ये 3500 ही है। वो क्या है ना, बंधा पैसा नहीं था तो ये छुट्टे पैसे ही देने पड़े। लाइए दीजिए, जाने कैसे कस्टमर मिल जाते हैं। बहू, ये क्या है, घर में पैसे नहीं थे तो सामान मंगाने की क्या ज़रूरत थी? माँ जी, मुझे नहीं पता था कि इतना बिल होगा। बच्चों को लंगोट पहनाया कर, इतना सारा पैसा खर्चा होता है इन सब में। वहीं अगले दिन शीला के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अरे मैं ये कैसे भूल गई। जी आज ना सोनल की स्कूल की फ़ीस बनी है, आखिरी दिन है, वरना वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे। अरे अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई। वैसे कितने पैसे हैं? 25,000 रुपये।
इतने पैसे? अच्छा रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर रजत अपने दोस्त से पैसे मांगकर अपनी बेटी की फीस भरता है। वहीं शाम में शीला अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी कि बेटी, परसों तेरी भाभी की गोद भराई है, बच्चे और दामाद जी सबको लेकर आना। जी माँ, ज़रूर। शीला फ़ोन रख देती है। ए जी, माँ कह रही थी कि परसों भाभी की गोद भराई है और आप सबको बुलाया है। बच्चों के लिए नए कपड़े लेने होंगे और खुद के लिए भी। शीला, इस महीने ऑलरेडी बहुत खर्च हो गया है। दूसरों से भी उधार ले चुका हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमारे 4 बच्चे हैं, उन्हें पालने में खर्च तो लगेगा ना। तो मैंने थोड़ी ना कहा था इतने बच्चे पैदा करने को, तुम्हें ही शौक लगा था बच्चों का। अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी शीला की 2 साल की बेटी रोने लगती है। रुक जा बच्चा, रुक जा बेटा, आ रही हूँ मैं। शीला बच्चे के पास जाती है तो देखती है कि बच्चे ने तेल की बोतल लेकर पूरे बिस्तर और फर्श पर तेल गिरा दिया है। हे रब्बा, ये तो काम में काम बढ़ाए जा रही है। फिर शीला वहाँ की साफ सफाई करती है और बच्ची को भी नहला देती है। सुनिए ना जी, बच्चों के नहाने का साबुन भी ख़त्म है और बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो इनके कपड़े भी छोटे हो रहे हैं, नए लेने पड़ेंगे। डिटर्जेंट भी ख़त्म हो गया है। अरे बहू, अभी परसों ही तो नई डिटर्जेंट की पैकेट खुली थी ना। माँ जी, बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिटर्जेंट लगता है। इस तरह आए दिन घर के खर्चे उनकी हैसियत से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे और बच्चों की सही ढंग से परवरिश ना कर पाने के कारण शीला और रजत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शीला का सारा दिन बच्चों और घर के काम में निकल जाता है, लेकिन वो दोनों भी उससे ढंग से नहीं हो पाता। वहीं रजत की कमाई 4 बच्चों की परवरिश और घर की ज़रूरतों के लिए बहुत ही कम पड़ रही थी। मैंने पहले ही कहा था, सही ढंग से फैमिली प्लानिंग करके बच्चे कर। प्लानिंग के साथ 4 भी अच्छे हैं और बिना प्लानिंग के 1 भी नहीं। लेकिन तुझे तो मेरी 1 नहीं सुननी, क्यों? माँ जी, आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? नहीं, बता रही हूँ। देख, मैंने 2 ही बच्चे किए, वो भी प्लानिंग के साथ। वरना इतने बड़े शहर में 1 कमरे का मकान बनाना भी भारी है। हमने तो 3 कमरे जैसे तैसे बना भी लिए। सच कहूँ तो मुझे अब मेरी नासमझी वाले फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब बताइए ना, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को सही परवरिश मिलनी भी तो ज़रूरी है। ऐसे ही रहा तो हमें रोड पर आते देर नहीं लगेगी। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे 4 बच्चे तो हो ही चुके हैं। अब एक ही काम हो सकता है। देख बहू, तू पढ़ी लिखी है तो तू भी बाहर काम कर। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो नौकरानी रख लेना, जिससे बच्चे भी संभल जाएंगे। और मैं तो हूँ ही नौकरानी और बच्चों पर नज़र रखने के लिए। लेकिन भाग्यवान, दोनों की कमाई से 4 बच्चे पल जाएंगे, तुम्हें लगता है? ऊपर से नौकरानी का खर्चा। अरे आप भी ना, पूरी बात तो सुनिए। आपको याद है पहले मैं कैसे अचार पापड़ बनाती थी और आप डिलीवरी करने जाते थे? तब हमारे पास कुछ नहीं था और उसी के ज़रिए हमें इस शहर में रहने के लिए छत मिली थी, याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। इसका मतलब माँ, आप फिर से अचार पापड़ बनाकर बेचेंगी? हाँ बेटे, इसमें हर्जी क्या है? और बस कुछ सालों की तो बात है। एक बार बच्चे संभल जाए तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। और वैसे भी मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। माँ जी, आप तो हम सबसे ज़्यादा जवान हैं। सभी हंसने लगते हैं। इस तरह कमला जी की सूझबूझ से घर संभल जाता है और सारा काम कमला जी के कहे अनुसार होने लगता है, जिससे घर में 4 पैसे ज़्यादा आने लगते हैं और बहू के 4 बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होने लगती है।